नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास की जड़ों में चलते हैं, एक ऐसे दौर में जिसने हमारी संस्कृति और समाज की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। ये कहानी है एक जबरदस्त बदलाव की, कैसे घुमंतू कबीले बड़े-बड़े साम्राज्यों में बदल गए। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि आखिर ये वैदिक काल था कैसा? मतलब कैसे रहते थे उस जमाने के लोग, क्या सोचते थे, उनका समाज, उनका रहन सहन सब कैसा था? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो पूरा वैदिक पीरियड है ना, ये काफ़ी लंबा है, तो इसे समझने में आसानी हो इसलिए इतिहासकारों ने इसे दो मेन हिस्सों में बांटा है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम ऋग्वैदिक काल के जीवन में झांकेंगे। उसके बाद बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर देखेंगे उत्तर वैदिक समाज को, और आखिर में समझेंगे कि वैदिक काल की विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। एक छोटा सा परिचय, आखिर ये सभ्यता आई कहाँ से और इसकी नींव क्या थी? अब देखिए, इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि इस दौर के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी वेदों से मिलती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, वेद शब्द संस्कृत के विद से आया है, जिसका मतलब होता है जानना। तो असल में वेद का मतलब ही है ज्ञान। मतलब ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी नींव ही ज्ञान पर रखी गई थी। लेकिन एक सवाल है जो आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी पहेली बना हुआ है। वो ये कि इस सभ्यता को बसाने वाले लोग, जिन्हें आर्य कहा जाता है, वो आए कहां से थे? इस पर ना कोई एक जवाब नहीं है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे मैक्स मुलर का मानना था कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। वहीं दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े विद्वान का तर्क था कि उनका मूल घर तो आर्कटिक में था। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी बहस है। तो चलिए अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं इस सभ्यता का शुरुआती दौर, यानी ऋग्वैदिक काल। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो अभी एक जगह टिका नहीं है। लोग घूमते रहते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर है। तो उस जमाने में इकॉनमी कैसी थी? देखिए, वो लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे, सेमी नोमाडिक। और उनकी सबसे बड़ी दौलत क्या थी? जमीन या सोना चांदी नहीं, बल्कि गाय। जी हां, गौ ही धन का सबसे बड़ा प्रतीक थी। पैसों का तो कोई सिस्टम था नहीं, तो व्यापार बार्टर सिस्टम से होता था। मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज। और घर, वो भी सिंपल, मिट्टी और फूस की छतों वाले। अब अगर धर्म की बात करें तो वो भी काफी दिलचस्प है। ऋग्वेद में जिन भगवान का जिक्र सबसे ज्यादा बार हुआ है, वो हैं इंद्र, पूरे 250 बार। उन्हें युद्ध और बारिश का देवता माना जाता था। दूसरे नंबर पर आते हैं अग्नि, जिनका जिक्र लगभग 200 बार है। अग्नि को एक तरह से देवताओं और इंसानों के बीच का मैसेंजर माना जाता था। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। सोचिए जरा, पूरे ऋग्वेद में शूद्र शब्द सिर्फ एक बार आया है, वो भी 10वें मंडल में, जिसे कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाद में जोड़ा गया था। इससे क्या पता चलता है? इससे एक बहुत बड़ा संकेत मिलता है कि शुरुआती वैदिक समाज में वो कठोर वर्ण व्यवस्था नहीं थी जो बाद में बनी। उस समय का समाज कैसे बना था? सबसे छोटी यूनिट थी कुल, मतलब परिवार। फिर बहुत सारे परिवार मिलकर बनाते थे जन, यानी एक कबीला। और इस कबीले का जो लीडर होता था उसे कहते थे राजन। पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये राजन आज के जमाने के राजा जैसा नहीं था। उसके पास असीमित पावर नहीं थी। वो बस अपने कबीले का रक्षक और लीडर था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जिसने इस पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल कर रख दिया। यहीं से शुरुआत होती है उत्तर वैदिक काल की। तो ये बदलाव था क्या? सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी बदलाव आया उनकी इकोनॉमी में। जो लोग कल तक पशुओं के पीछे घूम रहे थे, अब उन्होंने एक जगह टिककर खेती करना शुरू कर दिया। और ये मुमकिन कैसे हुआ? लोहे की खोज से। लोहे के औजारों से उन्होंने घने जंगलों को साफ किया, खेत बनाए। और जब खेती बढ़ी तो अनाज भी जरूरत से ज्यादा होने लगा। और इसी सरप्लस ने बड़े बड़े राज्यों के बनने का रास्ता साफ कर दिया। और जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो समाज कैसे अछूता रह सकता है? समाज में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया।
याद है, ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी और काफी फ्लेक्सिबल थी। अब वो चीज बदल गई। अब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और बहुत ज्यादा कठोर, रिजिड हो गई। समाज अब साफ साफ 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पॉलिटिक्स में भी जबरदस्त बदलाव आया। पहले जो कबीले की सभाएं होती थी, जैसे सभा और समिति, जिनकी बात को बड़ा महत्व दिया जाता था, अब उनका असर कम होने लगा। वो छोटे कबीले का सरदार, राजन, अब बड़े बड़े जनपदों का शक्तिशाली राजा बन चुका था और इस नए राजा के पास ताकत और अधिकार दोनों ही पहले से कहीं कहीं ज्यादा थे। तो चलिए अब इस नए दौर में चलते हैं, देखते हैं कि इस बड़े बदलाव के बाद जो नया समाज बना वो कैसा था। ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा सेटल्ड? एक और बड़ा बदलाव था इनकी लोकेशन में। पहले ये लोग सप्त सिंधु यानी पंजाब और उसके आसपास के इलाके में थे। अब वो वहां से पूरब की तरफ बढ़ने लगे और गंगा यमुना के दुआब में आकर बस गए। जाहिर है, ये इलाका खेती के लिए कहीं ज्यादा उपजाऊ और बेहतर था। अब जब राजा इतना पावरफुल हो गया तो अपनी ताकत दुनिया को दिखानी भी तो थी। इसके लिए बहुत बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञ होने लगे। राजसूया और अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, बल्कि ये पॉलिटिकल पावर का जबरदस्त प्रदर्शन थे। और धीरे धीरे राजा की इमेज भी बदल गई। अब वो सिर्फ एक लीडर नहीं था, बल्कि उसे देवताओं का प्रतिनिधि माना जाने लगा। इस दौर में सिर्फ राज्य ही नहीं बढ़े, बल्कि ज्ञान का भी जबरदस्त विस्तार हुआ। ऋग्वेद तो पहले से ही था, अब 3 और वेद लिखे गए: सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें यज्ञ करने के नियम कायदे बताए गए थे। और फिर आए उपनिषद, जिनमें आत्मा क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ऐसे गहरे फिलॉसफिकल सवालों पर मंथन किया गया। तो हमने पूरी कहानी देख ली, लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी इस सभ्यता का आज हमसे क्या लेना देना है। चलिए आखिर में बात करते हैं वैदिक काल की विरासत की, वो चीजें जो आज भी हमारे साथ हैं। एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है सत्यमेव जयते। इसका मतलब है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ये हमारे देश का नेशनल मोटो है। पर यह बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि ये लाइन कहाँ से आई है। ये मुंडक उपनिषद से ली गई है, जो उत्तर वैदिक काल में ही लिखा गया था। सोचिए, हजारों साल पुराना एक विचार आज भी हमारे देश की पहचान का हिस्सा है। तो आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ: वैदिक काल की वो कौन सी बातें हैं, कौन सी परंपराएं, कौन सी सोच या कौन से सामाजिक ढांचे हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज को, हमारी जिंदगी को आकार दे रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।